हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 3। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, मांडवी सागर तट में स्थित है। सवाल है, मांडवी सागर तट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। गुजरात, उड़ीसा, केरल या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ध्यान रखिएगा, मांडवी सागर तट गुजरात में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि मांडवी की जो स्थापना हुआ था वो 1574 में किया गया था। ठीक है, 1574 ईस्वी में किया गया था। वहाँ के एक राजा थे, राजा का नाम था खेंगारजी। क्या नाम था? खेंगारजी नाम था। ठीक है, खेंगारजी। इसी राजा के द्वारा देखेंगे कि मांडवी सागर तट का स्थापना किया गया था 1574 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए आसान सा सवाल है। उज्जैन डैश नदी की पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के बताना है कि पूरब की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। शिप्रा, जिसे क्षिप्रा भी कहते हैं, भागीरथी, इंद्रावती या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, उज्जैन शिप्रा या क्षिप्रा नदी के पूरब की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। ठीक है, और उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है, ये भी आपको ध्यान में यहाँ रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिप्रा या क्षिप्रा नदी। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 20 अगस्त, 24 जनवरी या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आसान सा सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले यानी कि पहली बार विश्व जल दिवस कब मनाया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए सन 1993। ठीक है, 1993 से ये प्रथा शुरू हुई है, विश्व जल दिवस मनाने की प्रथा। ठीक है, 22 मार्च 1993 से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, 24 जनवरी वाला। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। वहीं अगर 20 अगस्त के बारे में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन पर बनाया जाता है सद्भावना दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, काकरा पार सिंचाई परियोजना खाली स्थान नदी पर स्थित है। सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, स्वर्णरेखा, तापी नदी या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको यहाँ पे जो काकरा पार सिंचाई परियोजना है ना, ये तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, तापी नदी बैतूल जिला, यानी कि ये कहाँ, बैतूल जिला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है तापी नदी। ठीक है, और ये जो नदी है तापी नदी, ये नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई नर्मदा नदी के अपेक्षा बहुत ही कम है, ये ध्यान रखना है। जैसे देखेंगे, ये मान लेते हैं कि ये भ्रंश घाटी में बहती है इस तरीके से, ये आपका ये नदी बह रही है आपका ये नर्मदा नदी। ठीक है, और इसी के समानांतर पैरेलल, ठीक है, बहती है तापी नदी, ये ध्यान रखना है। और कहाँ से निकलती है नदी, ये तापी नदी निकलती है सतपुड़ा से, जो कि बैतूल जिले में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये तापी नदी है। स्वर्ण रेखा तो जानते होंगे, झारखंड में रांची से निकलती हैं। कृष्णा के बारे में जानते होंगे, ये आपका निकलता है महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों नदी बारे में को पता होगा, कम से इतना पता रहना चाहिए कि किस राज्य से निकलती हैं। तो ये कृष्णा महाराष्ट्र से निकलती हैं, स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है, जो कि झारखंड की राजधानी रांची है, तो नगरी से स्थान है, वहाँ से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। जबकि काकरा पार सिंचाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है,
ये ध्यान रखना है। और तापी नदी ये भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये नर्मदा नदी के समानांतर पैरेलल बहती हैं। ठीक है, इसके तुलना में देखेंगे कि नर्मदा नदी की तुलना में नर्मदा नदी छोटी नदी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है ये, अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच में, सिंधु और सतलज के नदी के बीच में, या फिर तीस्ता और दिहांग के बीच में, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसका एक सिंपल सा चीज़ें याद रखना है आपको। एक तो पहले याद रखना है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। इसके बाद याद रखना है कुमायूं हिमालय, कुमायूं। इसके बाद याद रखना है नेपाल हिमालय। इसके बाद ध्यान रखना है असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर है असम हिमालय। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो पंजाब हिमालय है ये आपका सिंधु और सतलज, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो है, जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। सिंधु और यहाँ पे सतलज। ठीक है, अब यहाँ पे सतलज है और यहाँ पे है काली नदी। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय और काली, और यहाँ फिर लिख लेते हैं ये काली और तीस्ता। तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता, और यहाँ पे लिख लेते हैं दिहांग। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम कर रहा है ये सिंधु और सतलज के बीच में है आपका पंजाब हिमालय। वहीं पे बात करें हम यहाँ पे सतलज और काली नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय, और वहीं बात करें हम काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ से ये वाला फैक्टर। ठीक है, कि सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। वहीं बात करें हम कुमायूं के बारे में तो ये आपका है सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। वही ध्यान रखना है आपको कि काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और असम जो हिमालय है वो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सिंधु नदी इधर से निकलती इस तरीके से, और यहाँ पे पंजाब हिमालय है और यहाँ से सतलज निकल रही होंगी, फिर यहाँ पर कुमायूं हिमालय है, यहाँ से फिर काली नदी निकल रही हैं, फिर यहाँ पे देखें नेपाल हिमालय, फिर यहाँ तीस्ता नदी निकल रही हैं, फिर यहाँ पर असम हिमालय, और फिर यहाँ पर ये दिहांग नदी निकल रही हैं। और सबकी लंबाई भी आपको याद रखना चाहिए, सबकी लंबाई भी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। ठीक है, वहीं कुमायूं हिमालय की लंबाई के बारे में बात करें तो ये है 320 किलोमीटर। ठीक है, वहीं नेपाल हिमालय के बारे में बात करें तो नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग असम हिमालय के बारे में तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है असम हिमालय की कुल लंबाई 720, नेपाल का 800 किलोमीटर, कुमायूं का 320 किलोमीटर और पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर। अगर यदि इसे हम लोग जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 6 14, 14 6 20, 5 3 8 8 16, 16 4 20 और 3 23, 23 और 60 20 80 और इधर 20 हो गया, तो 23 और 1 24, यानी कह सकते हैं कि टोटल 2400 किलोमीटर की लंबाई है। किसका? ये पूरे हिमालय जो है ना हमारा, कुछ इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कुछ इस तरीके से अगर चंद्राकार की तरह बनाता हुआ ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ठीक है, तो इससे कुल लंबाई देखेंगे तो ये 2400 किलोमीटर का है। ठीक है, वहीं चौड़ाई के बारे में बात करें, इसकी चौड़ाई तो यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर तरफ देखेंगे इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसकी चौड़ाई घटता जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाकर के ये 150 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ पे 400 किलोमीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई ये वाला उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 400 किलोमीटर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये घटता हुआ चला जाता है, जो कि यहाँ पे लगभग मात्र 150 किलोमीटर बच जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है ना, ये लंबाई ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए ये सब चीज़ तब समझ में आएगा जब मैप आपको क्लियर है कि मैप पर ये हम जैसे कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। इन सब चीज़ों का ध्यान में नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ज्योग्राफी पढ़ना। ठीक है,
तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो हाँ, इसका हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पंजाब हिमालय पूछ रहा है किन नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए पंजाब के बारे में बात हो रहा है, इस नदी के बारे में, तो ये सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, सिंधु और सतलज है जो के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर मिल गए होंगे। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है, नेपाल किन नदियों के बीच में है, असम जो है वो किन नदियों के बीच में है, पंजाब की लंबाई कितनी है, कुमायूं की लंबाई कितनी है। जिस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिले होंगे। जैसे कि हिमालय की जो चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर, सबसे कम 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बहुत सारे सवालों का दे सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। चलिए अगला सवाल है, पंग लाहा बसोल का पर्व संपूर्ण में मनाया जाता है, यानी कि बताना है कि संपूर्ण तरीके से किस राज्य में मनाया जाता है। पंग लाहा बसोल एक पर्व है, बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, पंग जो लाहा बसोल जो एक पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, ध्यान रखना है, पंग लाहा बसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है और यह त्यौहार सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा की याद में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्वत इस खूबसूरत राज्य की आत्मा की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा, यहाँ पे एक फागली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव, फागली, फागली महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, वहीं पे नागालैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, वो मनाया जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, या फेस्टिवल महोत्सव जो कि है महोत्सव। ठीक है, और सिक्किम में मनाया जाता है पंग लाहा बसोल पर्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, सवाल है, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। बताना है देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कंबोडिया, इसका जो कैपिटल दे रखा है, राजधानी दे रखा है वो है त्बिलिसी। म्यांमार का नए पैदो और ब्रुनेई का दिया हुआ है बेरूत। बताना है किसका सही है, तो इसका सही जो दिया हुआ है वो है म्यांमार की राजधानी नई पैदो। ठीक है, और ब्रुनेई का जो है वो इसका बंदर सेरी है। ठीक है, वहीं कंबोडिया की राजधानी है नॉमपेन। ठीक है, तो इसका जो सही मैच किया हुआ है वो है बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, या फिर एक से अधिक होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, इनमें से कोई नहीं वाला। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन में एडजस्ट कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर एक्चुअली में जो छूटा हुआ है ना वही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं, अरे ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में कोई भी से यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में है ना। ठीक है, सबको पता होगा। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी अगर स्थापना का सबसे पूछा जाए तो बताना है 1 जून 1955। ठीक है, 1 जून लिख देते हैं यहाँ पे, 1 जून 1955 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुधारते हैं। चलिए सवाल है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिंपल सा सवाल है कि कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये जो कोलेरू झील है ये आपका मीठे पानी का जल है। ठीक है, मीठा जल है, ये पूछा जाता है ना अक्सर कि ये मीठे जल है या खारा जल का है, तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये मीठे जल का उदाहरण है। ठीक है, कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी का झील है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो कोलेरू झील है ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है। और ये एक रामसर स्थल भी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये एक रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल भी है, ये ध्यान रखना है। और किन नदियों के बीच स्थित है, क्या बताया था हमने, याद कीजिए, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है ये कोलेरू झील। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अनंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सिंपल सा सवाल है, ध्यान रखना है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, तेलंगाना जानते हैं हम लोग कि आंध्र प्रदेश से अलग बन करके एक नया राज्य बना था। कब बना था? 2014 में, 2 जून 2014 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था 2 जून 2014 को, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संदर्भ में सही है? बिहार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी कोयल है, एक से अधिक सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, राजकीय वृक्ष जो है वो पुष्प पीपल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजकीय वृक्ष पीपल ही है। राजकीय पुष्प गेंदा है, ये भी सही है, लेकिन राजकीय पक्षी यहाँ पे कोयल नहीं है। ये झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी कोयल नहीं है, गोरैया है। ठीक है, पहले नीलकंठ था लेकिन अब इसे गोरैया बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या था? नीलकंठ, लेकिन अब क्या बनाया गया है इसके यहाँ पर? राजकीय पक्षी गोरैया को बना दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है पूछा है, तो एक और यानी कि ए और बी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,000, माफ़ कीजिएगा, 10,40,99,452, या फिर 10,41,99,452, या फिर 10,40,79,452, या एक से अधिक, यानी से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 2011 जनगणना के अनुसार वो है 10,40,99,452। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज है अगर पूछा जाए तो परसेंटेज बताना है 8.6%। कितना? 8.6%। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10,40,000 वाला होगा, माफ़ कीजिएगा, 10,40,000, 10 करोड़, बार बार हम 10 लाख बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए 10,40,99,452। ठीक है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही होगा। और परसेंटेज में पूछा जाए तो 8.6% हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संदर्भ में सही है? यहाँ फिर से सवाल पूछा गया, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बी में दिया है, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। और सी ऑप्शन दिया है, बिहार का लिंगानुपात 918 है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो देखा जाए यहाँ पे तो पहला कथन बिल्कुल सही है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में सबसे अधिक इन्हीं के पास है जनसंख्या घनत्व है, तो ये भी कथन सही है। और बिहार का लिंगानुपात देखा जाए तो यहाँ पे 918 ही है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 935 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, शिवहर, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो क्या पूछा गया था, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है शिवहर। क्या हो जाएगा? शिवहर इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। वहीं बात करें सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में तो इसका आंसर होगा पटना। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलता है। थोड़ा सा रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में देखने को मिलता है। ठीक है, रोहतास के बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर देखने को मिलता है। सर्वाधिक साक्षरता। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता भी देखने को मिलता है। ग्रामीण साक्षरता। तो ध्यान रखिएगा, रोहतास जो है वो सर्वाधिक साक्षरता यहीं पे देखने को मिलता है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता यहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक यहीं देखने को मिलता है, रोहतास में। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे तो रोहतास आंसर होगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ देखने को मिलता है तो भी रोहतास होगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है वो कहाँ अधिक है तो भी रोहतास होगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर अधिक कहाँ है तो भी आंसर आपका रोहतास ही होगा। ठीक है, बाकी शिवहर के बारे में हमने बताया कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो पटना में है। ठीक है, जितनी बातों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 184 फीट, 189 फीट, 190 फीट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा इसका 184 फीट। ध्यान में रखिएगा, बिहार में स्थित घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 184 फीट है। पहले इसका पूर्व में 198 फीट था, लेकिन घट करके ये अभी फिलहाल 184 फीट अब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? थाने, माहे, कच्छ। यहाँ पे देखेंगे तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। ठीक है, कौन सा होगा? माहे। और माहे का बात करें कि यहाँ पे इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल मात्र है 9 वर्ग किलोमीटर। कितना? 9 वर्ग किलोमीटर। 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये देश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, वहीं बात करें हम थाने के बारे में, तो थाने के बारे में आपको पता होना चाहिए या पता होगा। ठीक है, ये क्या है तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है थाने। वहीं बात करें कच्छ के बारे में, तो कच्छ के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो कच्छ के बारे में ध्यान रखना है कि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जिला है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। वही ध्यान रखना है थाने के बारे में कि जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और माहे के बारे में बात करना कि ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2016, 2 जून 2014 या 2 जून 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 जून 2014 को, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सवाल है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 20 अगस्त या 26 अगस्त? माफ़ कीजिएगा, 26 नवंबर। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है?
पिछला ही शायद किसी क्वेश्चन में हमने बताया था कि सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। और वहीं याद ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तेलंगाना का पठार किस पठार का भाग है। तेलंगाना का पठार बताना है किस पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का, मालवा का पठार का, या दक्कन का पठार, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है, और आज का इस सेशन का या अर्थात सेट 3 का अंतिम क्वेश्चन है। आसान सा सवाल है जो कि बीपीएससी तैयारी 3 में और 4 में, शायद 3 या 4 में पूछा गया सवाल है कि किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।